ओके, एंट्रोपी। एंट्रोपी, व्हाट इज़ एंट्रोपी गर्ल्स? अभी आप लोगों को मैंने आपको बताया कि यू हैव स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल्स वो टर्म्स होती हैं जो कि स्टेट ऑफ अ गैस को या स्टेट ऑफ अ सिस्टम को एक्सप्रेस कर रही होती हैं, जिनमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आता है। इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये बताया कि स्टेट वेरिएबल इंटरनल एनर्जी भी होती है, यानी सम ऑफ टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस भी होती है। ये 4 स्टेट वेरिएबल्स हैं। इनके अलावा एक 5वां स्टेट वेरिएबल भी होता है, दैट इज एंट्रोपी। अच्छा, व्हाट इज एंट्रोपी? इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग विच इट absorb अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू, क्वांटिटी ऑफ हीट, दिस इज हीट, HEAT, हीट। ठीक है, अगर कोई सिस्टम है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, वो हीट डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब करता है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, then the increase in the state variable called entropy of the system is given by delta S is equals to delta Q by T। यानी उसने हीट एब्जॉर्ब की डेल्टा Q, जिससे उसका टेम्परेचर जो बन गया वो बन गया कैपिटल T। तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसकी एंट्रोपी बनी है उस सिस्टम की, वो उसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपके पास एंट्रोपी में जो चेंज होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एंट्रोपी आपका किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कितनी चेंज हो रही है, कितनी बढ़ रही है कि या कितनी कम हो रही है। चेंज इन एंट्रोपी इज़ पॉजिटिव व्हेन हीट इज़ एडिड। ठीक है, जब किसी भी सिस्टम में हीट ऐड हो रही हो तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। एंड व्हेन हीट इज़ रिजेक्टेड फ्रॉम अ सिस्टम, तो इस एंट्रोपी को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक, सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट Q फ्लोज फ्रॉम अ reservoir at temperature T1 through a conducting rod to a reservoir at temperature T2। ठीक है, आपने क्या किया, हॉट टेम्परेचर रेजरवायर जो कि T1 टेम्परेचर था वहाँ से हीट ली, और लो टेम्परेचर रेजरवायर जिसका टेम्परेचर T2 है उसमें वो हीट रिजेक्ट की है। T1 इज ग्रेटर देन T2। देन द चेंज in entropy of the reservoir at temperature T1 which loses heat, यानी आपका जो हॉट टेम्परेचर रेजरवायर जो कि टेम्परेचर T1 पे था वो हीट लॉस कर रहा है, तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी बाय Q बाय T1, क्योंकि उसका टेम्परेचर T1 पे था और उसने Q हीट रिजेक्ट की है। और वो रेजरवायर जो टेम्परेचर T2 पे था, क्योंकि उसने हीट गेन की है, उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, Q बाय T2 हो जाएगी। अब आपके पास T1 चूँकि ग्रेटर देन T2 था, हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 था और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर T2 था, तो आपका जो एंट्रोपी बन रही है Q बाई T2 वो ग्रेटर हो जाएगी Q बाई T1 से। क्यों? क्योंकि आपके पास T1 डिनोमिनेटर बड़ा है और T2 जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो ओवरऑल आंसर ये वाला आपके पास बढ़ जाएगा और ये वाला आंसर आपके पास कम हो जाएगा। दिस मीन्स कि आपकी जो सिंक है, सिंक की एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, जबकि आपकी जो सोर्स है जो हॉट टेम्परेचर रेजरवायर पे था उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हुई है, नेगेटिव हुई है, क्योंकि उसने हीट रिजेक्ट की है। तो जो सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है, और जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। द नेट चेंज इन एंट्रोपी इज, बड़ी एंट्रोपी में से छोटी एंट्रोपी को आप माइनस कर दें तो वो पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि ये वाला टर्म आपके पास Q बाई T2 ग्रेटर है। ग्रेटर में से आप स्मॉलर टर्म को माइनस करें तो ओवरऑल आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो सिस्टम की, पूरे ओवरऑल सिस्टम की जो नेट चेंज इन एंट्रोपी है वो पॉजिटिव आ रही है। इट फॉलोज दैट इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस वेयर हीट फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर देयर ऑलवेज अ नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी, यानी इंक्रीज इन एंट्रोपी हो रही है। अनदर सिस्टम ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, if a system undergoes a natural process it will go in a direction that causes the entropy of the system plus the environment to increase। यानी कोई भी सिस्टम अगर नेचुरल प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है तो वो इस तरह से अपना ये नेचुरल प्रोसेस परफॉर्म करेगा कि उसकी एंट्रोपी और एनवायरनमेंट की एंट्रोपी भी हमेशा इंक्रीज होती है, यानी हीट रिजेक्ट की जाती है, सॉरी हीट एब्जॉर्ब की जाती है। तो आपकी जो सिस्टम की एंट्रोपी और एनवायरनमेंट की एंट्रोपी है वो इस तरह से चेंज होती है कि वो प्लस होती है हमेशा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट अ नेचुरल प्रोसेस टेंड टू प्रोसीड टूवर्ड्स अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर। तो इसका मतलब ये है कि अगर एनवायरनमेंट में जो है टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, एंट्रोपी इंक्रीज पॉजिटिव की जा रही है, तो इसका मतलब है डिसऑर्डरनेस क्रिएट हो रही है। क्योंकि अब आप देखें कि पहले बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, और सर्दी और गर्मी में एक डिफरेंस होता था।
लेकिन अब थोड़ा सा जो होते हैं ना डिसऑर्डरनेस सिस्टम्स में आ रही हैं. Thus, there is a relation between entropy and molecular disorder. For example, an irreversible heat flows from a hot to a cold substance of a system, increases disorder because the molecules are initially sorted out in hotter and cooler regions. अच्छा, वो ये बात कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक हॉटर रीजन है जिसमें हॉटर मॉलिक्यूल्स है और एक रीजन है जो कूलर रीजन है और उसमें कोल्ड मॉलिक्यूल्स है. अब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की जब वो ट्रैवल करके आएंगे तो हॉट रीजन और कोल्ड रीजन में अब आप डिस्टिंग्विश करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरह का इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है. हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो वो कोल्ड रीजन को भी हॉट करे, और हॉट से चूँकि वो निकल रहा है मॉलिक्यूल्स, तो हॉट जो है वो कंपैरेटिवली कोल्डर होता जा रहा है. दिस ऑर्डर इज लॉस्ट व्हेन सिस्टम कम्स टू थर्मल इक्विलिब्रियम. मतलब आपके पास एक जगह है जहाँ पे हॉट मॉलिक्यूल्स हैं और एक जगह है जहाँ पे कोल्ड मॉलिक्यूल है. तो हॉट मॉलिक्यूल अपने हॉट रीजन में से निकल के कोल्ड रीजन में आ रहे हैं तो वो अपने हॉट रीजन की हॉटनेस को कम कर रहे हैं और कोल्ड रीजन की कोल्डनेस में जाके उसको भी हॉट बना रहे हैं. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों रीजन का टेम्परेचर इक्वल हो चुका होगा, हॉट रीजन का भी और कोल्ड रीजन का भी. एक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगी. Addition of heat to a system increases its disorder because of increase of average molecular speed and therefore the randomness of molecular motion. Similarly, free expansion of gas increases its disorder because the molecules have greater randomness of position after expansion than before. Thus, in both examples, entropy is said to be increased. अच्छा, अब आगे वो कह रहे हैं कि वेयर एज फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस. द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो डिफाइंड एज मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम. यानी किसी भी सिस्टम में कितने डिसऑर्डरनेस जनरेट होगी उसकी मेजर, उसको आप मैयर करें तो उसकी जो मैयर्ड वैल्यू आती है उसको भी हम एंट्रोपी बोलते हैं. In order to understand the definition, we consider the following example. Consider a box containing equal number of red and green balls. Red balls are arranged in one side and green balls are arranged on the other side of the box. If we shake the box, the balls will mix. The state of the balls has changed from an initially ordered state to finally disordered state. यानी आप बॉक्स है, एक कोने में रेड बॉल्स पड़ी हुई है, एक कोने में ग्रीन बॉल्स पड़ी हुई है, पहले ऑर्डर्ड स्टेट में थे. अब आपने जब बॉक्स को शेक किया तो वो सब की सब मिक्स हो गई और डिसऑर्डरनेस जनरेट हो गई है, यानी एंट्रोपी बढ़ गई है. आपके इस बॉक्स के सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है. द एंट्रोपी हैज़ इंक्रीज इन दिस प्रोसेस. लाइकवाइज इट कैन बी प्रूव दैट डिसऑर्डर्ड इंक्रीजेज in any natural process. We have seen that the entropy of a system during any natural process increases. यानी किसी भी natural process में entropy हमेशा बढ़ ही रही होती है. Thus we say that entropy is a measure of disorderness of a system. It is also observed that in all natural processes, energy tends to pass from a more useful form to less useful form. दिस इज़ कॉल्ड डीजेनरेशन ऑफ एनर्जी. डीजेनरेशन ऑफ एनर्जी जैसे कि बात उन्होंने यहाँ पे भी की थी थर्मल इक्विलिब्रियम में. जब तक आपके पास एक हॉटर रीजन और एक कोल्डर रीजन होता है तो हीट हॉटर से कोल्डर में ट्रेवल करती है और जब वो ट्रैवल करती है तो रास्ते में वो मैकेनिकल वर्क भी परफॉर्म करती है. यानी रास्ते में अगर आप किसी कोई व्हील रख दे तो वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में जाते जाते उस व्हील को घुमाती भी जाएंगी, मैकेनिकल वर्क करती हुई जाएगी. लेकिन अगर दोनों जगह पे इक्वल स्टेट आ जाता है तो हीट दोनों साइडों पे अगर बैलेंस हो जाती है तो फिर हीट का फ्लो रुक जाएगा, और जैसे हीट का फ्लो रुकता है मैकेनिकल वर्क रुक जाता है. बीच में जो व्हील घूम रहा होता है वो व्हील घूमना रुक जाता है. तो आपके पास जब तक डिफरेंट रीजन्स मौजूद रहते हैं, ऑर्डरनेस मौजूद रहती है, एक हॉटर रीजन होता है, कोल्डर रीजन होता है, तब तक जब तक हीट ट्रैवल करके कोल्ड रीजन जा रही है दरमियान में व्हील घूमता रहता है और मैकेनिकल वर्क होता रहता है. जैसे ही डिसऑर्डरनेस आती है, थर्मल इक्विलिब्रियम जनरेट होता है, मैकेनिकल वर्क रुक जाता है. डीजेनरेशन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी का फ्लो रुक जाता है. तो यहाँ पे वो बात यही कह रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस एनर्जी टेंड टू पास फ्रॉम मोर यूजफुल फॉर्म टू लेस यूजफुल फॉर्म. यानी पहले जब तक डिफरेंट रीजन्स थे, हॉटर रीजन और कोल्डन रीजन था, तब तक एनर्जी का यूज़फुल फॉर्म हो रहा था, एनर्जी यूज़फुल काम कर रही थी.
और जब आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया तो एनर्जी का जो यूज़फुल काम, एनर्जी से आप यूज़फुल वर्क ले रही थी, वो ख़त्म हो गया। सो दिस इज़ नोन एज डी जनरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है उसकी डी जनरेशन हो गई है। नो, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हीट डेथ ऑफ अ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की जो हीट डेथ है वो कैसे अकर हो रही है। अल्टीमेटली द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स शुड रीच अ मैक्सिमम, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर रहा है, हमारे यूनिवर्स में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसका जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ हो रही है। एंट्रोपी ऑफ आवर यूनिवर्स एक मैक्सिमम लिमिट रीच कर जाएगी। एट दिस पॉइंट द यूनिवर्स विल बी इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो उस टाइम क्या होगा, आपके पास ओवरऑल पूरा का पूरा एक गर्म मौसम ही हो जाएगा, सर्दियां ख़त्म हो चुकी होंगी, तो ना सर्दियां होंगी, थ्रू आउट पूरा साल एक टेम्परेचर रहेगा जो कि हॉट टेम्परेचर होगा, क्योंकि एंट्रोपी बहुत बढ़ चुकी होगी, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो चुकी होगी। ऑल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विल हैव सीज्ड, सारे प्रोसेस रुक जाएंगे। बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट डिसऑर्डरनेस इम्प्लाइज नो एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क, एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर इज़ रेफर्ड एज हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। यानी जब बिल्कुल गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारे इन्वायरमेंट में, एंट्रोपी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, तो कोई यूज़फुल वर्क नहीं हो सकेगा, और जब यूज़फुल वर्क नहीं होगा तो हीट डेथ ऑफ आवर यूनिवर्स टेक प्लेस हो जाएगी। ओके, अब आपके पास इसकी एग्जाम्पल है, आपके पास है व्हाट इज़ द चेंज ऑफ एंट्रोपी, डेल्टा एस आपने कैलकुलेट करना है। 30 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें 1000 से डिवाइड करके, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 में आप 273 ऐड कर दें तो 273 केल्विन, एंड इट इज़ चेंज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वो जो वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही आइस में कन्वर्ट हो रहा है। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आपको गिवन है, HF की वैल्यू आपको गिवन है। अच्छा, ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो आपके पास इक्वेशन होती है वो होती है डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MHF, मैस, जो आपके पास मैस ऑफ आइस है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से आप मल्टीप्लाई कर दें तो हीट एब्जॉर्ब आ जाती है आपके पास डेल्टा Q। मैस आपके पास है केजीज़ में, आपके पास मैस है, से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई करें, हीट एब्जॉर्ब आ गई, तो एंट्रोपी आपके पास आती है हीट एब्जॉर्ब ओवर टेम्परेचर, डिवाइड कर दें तो आपके पास एंट्रोपी आ गई। दिस इज़ द एंट्रोपी। ओके, योर असाइनमेंट इज़ फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस ग्राम ऑफ लेड। इतने आपके पास मैस ऑफ लेड मौजूद है, इट मेल्ट्स टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड ये है, तो ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह से ही होगा। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, यहाँ पे देखें, ये सबसे पहले आपने डेल्टा Q कैलकुलेट किया, डेल्टा Q इज़ हीट एब्जॉर्ब बाय द लेड MHF, मैस ऑफ द लेड को केजीज़ में कन्वर्ट करके आपने लेड की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास हीट एब्जॉर्ब आ गई। एंट्रोपी ऑफ द लेड क्या होता है, डेल्टा Q बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में आपने कन्वर्ट करना है, 273 ऐड करने के बाद हीट एब्जॉर्ब को आपने टेम्परेचर से डिवाइड किया तो एंट्रोपी ऑफ द लेड पार्टिकल्स आपके पास आ गया। आगे इसका बी पार्ट आपको कह रहा है, सपोज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज टू मेल्ट पार्ट ऑफ पीस ऑफ सिल्वर, ठीक है, विच इज़ ऑलरेडी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 961 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिल्वर। अच्छा, अब अगर आपके पास सिल्वर आ जाए तो सिल्वर की भी आपने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। सिल्वर के लिए वो कह रहे हैं कि अगेन आपके पास जो सेम अमाउंट ऑफ हीट है, यानी यही वाली आपने हीट यूज़ करनी है जो आपने लेड के केस में की थी, वही आपके पास सेम अमाउंट ऑफ हीट आई है। और टेम्परेचर आपको लेड का गिवन है कि इतने टेम्परेचर पर लेड मेल्ट करता है, तो वो उस अमाउंट ऑफ हीट को आपने टेम्परेचर ऑफ द सिल्वर से डिवाइड किया, तो आपके पास एंट्रोपी ऑफ द सिल्वर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक।